Hello everyone. In this part we'll study about electron transport system and oxidative phosphorylation. तो बेसिकली हम यहाँ पे ETS के बारे में, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोला जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी स्टेप का दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है साथ के साथ ADP की फॉस्फोराइलेट होकर वो ATP बनता है। तो इससे पहले अगर हम इसका लिंक देखें तो दिस होल प्रोसेस बिगिन विद ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद बनता है पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर होता है TCA साइकिल में। TCA साइकिल के एंड प्रोडक्ट में हमें मिलता है NADH2 एंड FADH। तो बेसिकली वहाँ पे NADH और FADH हमें मिलते हैं, जो कि एज इट इज सेल इसमें से एनर्जी डिराइव नहीं कर सकता। दे विल एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ये हेल्प करेंगे कि ताकि ये जितनी भी एनर्जी है वो रिलीज हो सके इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो अगर हम रोल ऑफ ETC की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन की, NADH एंड FADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल। क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुए थे व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। NADH इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में भी हमने पढ़ा था देयर वाज वन स्टेप जहाँ पे NADH प्रोड्यूस होते हैं। सो दीज NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स आर रीऑक्सीडाइज। ये अगेन रीऑक्सीडाइज हो जाते हैं NAD+ में और FAD+ में। ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो ये वापस एंटर कर जाएंगे ग्लाइकोलिसिस में या TCA में, रीऑक्सीडाइज बाय सेवरल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द सिक्वेंशियल मैनर। फाइनली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगा वाटर में बाय एक्सेप्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब रीऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है अलॉन्ग विद एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयंस, और यहाँ पे बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस इज अ एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये एक एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस मेनली हो ही इसलिए रहा है ताकि NADH और FADH के थ्रू एनर्जी निकाल के ATP में कन्वर्ट करी जा सके। एंड इट इज़ कपल्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, और इसी एनर्जी की वजह से एक प्रोटोन ग्रेडियंट भी डेवलप हो रहा है। द प्रोटोन ग्रेडियंट इज फर्दर कपल्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ ATP। और ये प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब होता है एक ही तरह पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे सारे हाइड्रोजन आयन, सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बन जाता है। उसको हम प्रोटोन ग्रेडियंट बोल रहे हैं, विच यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वील डिस्कस द कॉन्सेप्ट। इज फर्दर कपल्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड PI। तो बेसिकली हो क्या रहा है, TCA साइकिल में जो NADH और FADH2 बने थे वो यहाँ पे रीऑक्सीडाइज हो रहे हैं। रीऑक्सीडाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। प्लस जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसकी वजह से प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, और ये प्रोटोन ग्रेडियंट किस में हेल्प कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ATP में। Therefore the primary role, जो मेन रोल है इस चेन का, इस प्रोसेस का, इज टू रीऑक्सीडाइज NADH and FADH to NAD+ and FAD respectively, which could be used in TCA cycle and to generate ATP. सो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ ETS की, ETS में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैरियर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो अगर आप देखो, ग्लाइकोलिसिस जो हुई थी वो हुई थी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होने के बाद पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स विच इज दिस पार्ट, यहाँ पे होती है हमारी क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल। तो यहाँ पे बना NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स। और अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो इस इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो सारे कॉम्प्लेक्स, वो सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के बीच का स्पेस हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो अंदर का प्रोसेस स्टेप है यहाँ पे है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई pH लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो है क्योंकि जब ये ETS साइकिल होगा, सी ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये सारे कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे और एक सेट प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो न्यूमरस सेट्स आर प्रेजेंट
ओवर है। और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब इनमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आप देख रहे होगे कि जितने भी प्रोटॉन हैं, जितने भी हाइड्रोजन आयन है, वो कहाँ पे अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन इनके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जितने भी प्रोटॉन मॉलिक्यूल हैं, जितने भी हाइड्रोजन आयन है, वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। So it consists of more than 15 electron carriers embedded in the inner mitochondrial membrane. कहाँ पे present है? Inner mitochondrial membrane में. The components of the chain have been identified as 3 major complexes. See, यहाँ पे थोड़ा सा difference है. जब आप +1 +2 में ये चीज़ आपने पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने 5 complexes पढ़े थे, complex 1 2 3 4. लेकिन यहाँ labeling का थोड़ा different है. तो क्योंकि हम IGNOU के लिए prepare कर रहे हैं तो हमें IGNOU की textbook को follow करना होगा. So we will discuss according to the IGNOU part only. सो पहला कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है वो NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जो कि NADH को डिहाइड्रोजनेस कर रहा है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स 2। इट इज़ BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B और C1 यहाँ पे प्रेजेंट है, सो ये BC1 कॉम्प्लेक्स है। द थर्ड कॉम्प्लेक्स इज, जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे साइटोक्रोम A और A3 प्रेजेंट है। सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास है NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B C1 का, और तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम A A3 का। द कॉम्प्लेक्सेस आर लिंक्ड बाय 2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C। अब इनको कॉम्प्लेक्स 1 और 2 को लिंक करने वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कौन करेगा? यूबिक्विनोन। और इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C। इन NCERTs जब हम +1 +2 में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इनको भी कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके लेबलिंग करी हुई है। बट इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर IGNOU तो हमें IGNOU की टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। द कॉम्प्लेक्सेस आर लिंक्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम। ऑल दीज कैरियर्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट यूबिक्विनोन। जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पे प्रेजेंट है सारे प्रोटीनेशियस हैं, मतलब सारे प्रोटीन हैं, लेकिन सिर्फ यूबिक्विनोन है जो प्रोटीन नहीं है, तो उसको हम कोएंजाइम Q भी बोल सकते हैं। सो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN इज़ अ कोफैक्टर। हमने इंजाइम वाले चैप्टर में कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे FMN जो है वो कोफैक्टर है NADH डिहाइड्रोजनेस में। द साइटोक्रोम B1 C C1 A and A3 आर प्रोटीन इन नेचर कंटेनिंग आयरन आइटम। और यहाँ पे जितने भी साइटोक्रोम प्रेजेंट है, अगर आप देखो B C1 फिर C फिर A1 और A3, जितने भी साइटोक्रोम प्रेजेंट है ये सारे ही क्या हैं? आयरन कंटेनिंग। इन एडिशन देयर आर अबाउट 6 आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कहीं कहीं जगह पे FES कॉम्प्लेक्स भी मेंशन है। तो यहाँ पे टोटल 6 FES कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। 2 कॉपर एटम प्रेजेंट है विच आर टाइटली बाउंड टू द रेस्पिरेटरी चेन। For the most part, the electron passes from one metal to another, one metal atom to another. तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो जनरली मेटल्स के बीच में हो रहा है। तो अगेन द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2 है साइटोक्रोम BC1 और कॉम्प्लेक्स C है साइटोक्रोम A A3 का, जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। उसके अलावा इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। सो दिस इज़ अ डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजनेस सिस्टम, यहाँ पे क्या हो रहा है? FMN जो है वो रिड्यूस हो रहा है FMNH2 में, और NADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ से इसने प्रोटॉन रिलीज़ कर दिया, मतलब इसने जो अपने 2 प्रोटॉन थे वो ट्रांसफ़र कर दिए। धीरे धीरे आप देखोगे ये FMN2 वापस कन्वर्ट हो गया FMN में। दैट मीन्स इसके जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स थे वो रिलीज़ हो गए ऑन द अदर साइड। उसी तरह कोएंजाइम Q विच इज़ यूबिक्विनोन, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है। तो बेसिकली जब भी किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं और उसके प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आइटम रिमूव हो रहे हैं, प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव कर रहा है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ पे आ गया सेकेंड कॉम्प्लेक्स विच इज साइटोक्रोम BC1। सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजनेस। अगर आप यहाँ पे देखो ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स आ गया साइटोक्रोम BC1, और ये आ गया हमारे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स विच इज साइटोक्रोम A3। और इनको जो लिंक करने वाले कनेक्टिंग, जैसे यहाँ से जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? कोएंजाइम Q विच इज़ यूबिक्विनोन, और कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में जो हो रहा है विच इज़ साइटोक्रोम
सी। अगेन हमने पढ़ा था कि यहाँ पे आयरन सेंटर्स होते हैं, आयरन एटम्स होते हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर एक बेसिक पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पर डायग्राम देखोगे बच्चे, तो ये दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे इनके बीच में आ गई इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो बेसिकली जितने भी प्रोटॉन्स हैं, आप देखो प्रोटॉन्स की डायरेक्शन यहाँ मेंशन हुई हुई है, तो जो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ई लिखा हुआ है, ई के साथ एरो लिखा हुआ है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स 1 से, एक सेकेंड लेट मी इरेज एंड रीशो यू, ये NADH डिहाइड्रोजनस सिस्टम, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो यूबिक्विनॉन के पास गए, फिर वो इलेक्ट्रॉन निकल गए कॉम्प्लेक्स 2 के पास गए, फिर साइटोक्रोम C के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास गए, और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो चले गए ATP सिंथेस के पास, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल ATP फॉर्मेशन होती है। सो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सारे कहाँ प्रेजेंट हैं? इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इन दिस डायग्राम ऑल्सो आई एक्सप्लेन कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, प्लस क्रेब्स साइकिल होता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट भी फॉर्म हो रहा है। दिस अगेन इज अ डायग्राम कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ETC कॉम्प्लेक्सेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बने हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फाइनली कॉम्प्लेक्स 5 या इसको ATP सिंथेस बोल देते हैं, इसके पास जाते हैं और यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होता है। दिस डायग्राम इज़ नॉट सो क्लियर, आई एम सॉरी, बट ये 1 2 3 4, तो ये जो है वो प्रीवियस डेटा जो +2 लेवल तक हम करते हैं उसके हिसाब से लेबलिंग दी हुई है। इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी कि यहाँ पे हो रहा है हमारा क्रेब्स साइकिल से जो भी NADH वगैरह रिलीज हो रहे हैं वो एंटर कर रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स 1 में। सो बेसिकली देखते हैं हाउ डज इट वर्क्स। हमने कहा कि जो NADH है और जो FADH2 है वो रीऑक्सीडाइज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहे हैं और प्रोटॉन, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन को भी रिलीज कर रहे हैं। अब रिडक्शन का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं कोई, तो अगर द नेक्स्ट पार्टिकल विल बी एक्सेप्टिंग दोज इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जो ये प्रोटॉन लूज कर रहे हैं उसको जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। सो रिडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द आयरन एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, अगर आयरन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ Fe2+, एंड व्हेन इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट कैरियर, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दैट मीन जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो क्या बन जाएगा? Fe3+। तो Fe2+ क्या है? उसका रिड्यूस्ड फॉर्म, और Fe3+ क्या है? उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। Thus, only electrons are involved in the oxidation and reduction of the cytochrome. In case of FMN and ubiquinone, both electrons and protons are involved in the oxidation. तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइटोक्रोम की, तो साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सिर्फ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लेकिन जब FMN की बात हो रही है जो कि प्रेजेंट है NADH डिहाइड्रोजनस में, या जब बात हो रही है यूबिक्विनोन की, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को इन्वॉल्व करता है, मतलब वो दोनों चीज़ें लूज करता है when they get oxidized. The components are arranged in such a way that if one component require only electrons for reduction, then component next to it require both electron and proton. ये components, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे साइटोक्रोम जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ऑक्सीडाइज होने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, लेकिन जो FMN है, जो यूबिक्विनोन है, वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या दोनों को गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। हम एक बार डायग्राम दोबारा देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में, इन दिस कॉम्प्लेक्स, ये प्रोटॉन भी लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को भी आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, तभी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन अगर यूबिक्विनोन की बात करें, यूबिक्विनोन सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगेन जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो प्रोटॉन भी रिलीज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ कर रहा है, लेकिन साइटोक्रोम C सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। फिर जब कॉम्प्लेक्स 3 आ रहा है तो प्रोटॉन भी रिलीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि एक कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन भी लूज़ हो रहा है और प्रोटॉन भी लूज़ हो रहा है, तब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा वाला सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो प्रोटॉन कहाँ गया? जो इसने प्रोटॉन रिलीज़ करा था कॉम्प्लेक्स 1 ने, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की, कॉम्प्लेक्स 1 ने प्रोटॉन भी रिलीज़ करा और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करा, लेकिन यूबिक्विनोन तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में।
अब यूबिक्विनॉन ने क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा था तो उसने आगे क्या पास करा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 उसको क्या चाहिए, वो तो प्रोटॉन भी रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन भी, तो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, वो प्रोटॉन नहीं लेता। तो इसी तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। So the components are arranged in such a way that if one component require only electrons for reduction, then the component next to it require both electron and proton for reduction. When NADH is oxidized, तो अगर हम सबसे स्टार्टिंग स्टेप देखें, जब NADH ऑक्सीडाइज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। Their electrons are accepted by iron sulfur proteins and thereby it is reduced to Fe3+. इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने एक्सेप्ट कर लिए, FeS ने, और FeS फिर बाद में रिड्यूस हो गया। Fe3+ only needs only electron and not proton for its reduction. What happens to the protons? तो बेसिकली जब NADH ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों लूज करे, दोनों लिबरेट करे, तो आयरन सल्फर ने क्या एक्सेप्ट करा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब वो जो प्रोटॉन NADH ने लूज करे थे वो कहाँ जाएंगे, द कैरियर्स आर लोकेटेड इन सच अ वे इनसाइड द मेम्ब्रेन दैट द प्रोटॉन्स आर लिबरेटेड आउटसाइड द मेम्ब्रेन इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दैट वी हैव जस्ट डिस्कस, कि जितने भी प्रोटॉन हैं वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। बट लेकिन ये केस किसका है, NADH का। अब FADH जो होता है, FADH2 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में एंटर नहीं होता, वो होता है सेकेंड कॉम्प्लेक्स से एंटर। बट when one FAD gets 2 electrons from FeS, it need 2 protons also for reduction। तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसको 2 प्रोटॉन भी चाहिए रिड्यूस होने के लिए। तो अब ये प्रोटॉन कहाँ से आएंगे, FeS and FMN located in the matrix in such a way that the protons are taken up from inside that is matrix from the mitochondria। तो ये जिनको प्रोटॉन चाहिए वो प्रोटॉन कहाँ से ले रहे हैं, मैट्रिक्स से। तो अगर कॉम्प्लेक्स 2 में प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट है, जैसे FeD को प्रोटॉन चाहिए, तो वो प्रोटॉन कहाँ से लेगा, वो प्रोटॉन लेगा मैट्रिक्स से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन दिए यूबिक्विनॉन को और प्रोटॉन कहाँ चले गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। लेकिन अब जब कॉम्प्लेक्स 2 आता है तो कॉम्प्लेक्स 2 को प्रोटॉन भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी, तो वो प्रोटॉन कहाँ से लेगा, मैट्रिक्स से, और इलेक्ट्रॉन तो उसे यूबिक्विनॉन से मिल ही रहे। सो द 2 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अरेंज ऑल्टरनेटिवली विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कैरियर या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑल्टरनेटिवली अरेंज है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को लूज या गेन कर रहा है, और फिर उसके ऑल्टरनेट जो है, जो उसका नेक्स्ट है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और लूज करता है। द कैरियर्स आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन बेड in such a manner that the protons required for reduction come from the inner side। अगेन जैसे हमने अभी कहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों लूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 ने दोनों चीज़ें लूज करी, लेकिन यूबिक्विनॉन ने क्या एक्सेप्ट करा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन कहाँ चले गए, प्रोटॉन चले गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मिल गए यूबिक्विनॉन से, लेकिन उसको प्रोटॉन भी चाहिए, तो वो प्रोटॉन कहाँ से लेगा, मैट्रिक्स से, of the from the inner side of the matrix of the membrane and the proton given up during oxidation। अब ये जब कॉम्प्लेक्स 2 खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा और प्रोटॉन भी, तो इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो अगेन कहाँ चले गए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और जो इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन चले गए इनर मेम्ब्रेन स्पेस में और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, जैसे कि साइटोक्रोम C के पास। तो अब ये जो प्रोटॉन थे, तो बेसिकली धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंटिन्यूज, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चलता रहेगा, मोर एंड मोर प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। दस अ डिफरेंस इन प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज क्रिएटेड बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, क्योंकि मैट्रिक्स से जितना भी प्रोटॉन है वो धीरे धीरे करके कहाँ, बाहर की तरफ, दैट मीन्स इनर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट होता जा रहा है। एंड दिस डिफरेंस इन प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज proton gradient। The energy liberated from the electron transfer is stored in the form of proton gradient। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते वक्त, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होते वक्त जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्म में। और या एट लास्ट क्या होगा, ये जो एनर्जी है प्रोटॉन ग्रेडियंट की वो यूटिलाइज हो जाएगी ATP को बनाने में फ्रॉम
ADP। लास्ट में सबसे एंड में जब ये प्रोटॉन वापस शिफ्ट करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे ये प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है लाइक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और वहाँ से जब ये मैट्रिक्स की तरफ मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाने में ये एनर्जी लिबरेट करेंगे, और जब ये एनर्जी लिबरेट करेंगे तो उस प्रोसेस में ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, दैट मीन्स उसकी हो जाएगी फॉस्फोराइलेशन। This happens when a large complex protein ATP synthase, a large transmembrane protein complex। तो ये किसके थ्रू होता है? ये होता है ATP सिंथेस के थ्रू, जो कि लार्ज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। सो दिस इज ATP सिंथेस मॉलिक्यूल, जो अगेन इनर मेम्ब्रेन में, अब यहाँ पे जितने भी सारे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हुए थे वो इसके थ्रू इधर मूव करेंगे, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी हेल्प करेगी इस ADP की फॉस्फोराइलेशन करने में। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड द कपलिंग फैक्टर। इसी प्रोटीन को ATP सिंथेटेज को हम कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। कपलिंग मतलब जो दो चीज़ों को साथ में कर रहे हैं, बिकॉज इट कपल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हेल्प कर रहा होता है। प्लस इफ ADP एंड PI आर अवेलेबल, अगर ADP और साथ में अगर हमारे पास ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है तो ये अलाउ कर देगा उसको ATP में कन्वर्ट करने में। इफ़ ADP एंड फॉस्फेट आर अवेलेबल, द कपलिंग फैक्टर अलाउ द प्रोटॉन टू कम इनटू द मैट्रिक्स। ये प्रोटॉन को अलाउ करेगा कि वो मैट्रिक्स में वापस एंटर हो जाए, और इस एनर्जी से बन जाएगा ATP। सो when the protons go inside through the coupling factor, इस ATP सिंथेटेज के थ्रू जब प्रोटॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एनर्जी इज लिबरेटेड विच इज़ यूज बाय कपलिंग फैक्टर टू मेक ATP फ्रॉम ADP। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ADP में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, दैट मीन्स उसकी फॉस्फोराइलेशन हो रही है। और ये प्रोसेस किसके साथ कपल हो रहा है? ये पूरी जो चेन है इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ NAD एंड FADH प्लस। सो NADH और FADH प्लस जो है वो उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? एंड प्रोडक्ट में हमें मिला वाटर मॉलिक्यूल, प्लस एंड प्रोडक्ट में हमारे पास बन गया ATP फॉर्मेशन। सो बेसिकली अगर हम देखें कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है क्या, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ ATP फॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बिकॉज फॉस्फोराइलेशन इज कपल्ड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वहीं से सारी चेन स्टार्ट हुई थी बाय NADH की ऑक्सीडेशन से। सो वही मेन हमारा स्टेप है। इन दिस प्रोसेस NADH is oxidized by liberating protons and electrons while oxygen is reduced to water by accepting protons and electrons। इसी स्टेप में NADH ने प्रोटॉन्स लूज करे थे और इलेक्ट्रॉन्स लूज करे थे, और ऑक्सीजन मतलब NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ था, और ये ऑक्सीडाइज हुआ था तो रिड्यूस कौन हुआ था? ऑक्सीजन ने रिड्यूस होकर क्या बना दिया था? वाटर, बाय एक्सेप्टिंग दीज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये मेंशन है बिकॉज ऑल दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एट कॉम्प्लेक्स 1। इन दिस डायग्राम हम ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो लास्ट टाइम जो ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और किस में चेंज हो जाता है? वाटर में। और ये वाटर की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? मैट्रिक्स में। यहाँ पे भी आप देखोगे एंड ऑफ चेन में जब कॉम्प्लेक्स 1 से 2, 2 से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता रहा, तो इन द एंड फाइनली जब ये प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डेवलप होगी तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन, ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन आयन्स को, मतलब मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेगी, प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे उसको एक्सेप्ट कर लेगी, और किस में चेंज हो जाएगी? वाटर मॉलिक्यूल में। So the electrons are carried to oxygen by many other intermediate compounds step by step। ये जो electrons है वो ट्रांसफर हो रहे थे from many complexes step by step resulting in the formation of water। लास्ट में आके जो electrons है उनको कौन एक्सेप्ट करता है? उनको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, और क्या फॉर्म कर लेता है? वाटर। These compounds are NADH dehydrogenase system, iron sulfur proteins, flavoproteins, ubiquinone, cytochrome B, cytochrome C1, cytochrome A and A3। ये जो कॉम्प्लेक्स जो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड थ्रू मेनी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, तो वो कौन कौन है?
NADH डिहाइड्रोजनेस सिस्टम, आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं जिनमें कि फ्लावोप्रोटीन आता है, यूबिक्विनोन है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, A1 A3, तो जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे कॉम्प्लेक्स 1, 2 और 3 में। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो का सीक्वेंस देखें, सबसे पहले NADH से इलेक्ट्रॉन लूज होता है और NADH हाइड्रोजनस सिस्टम के थ्रू फिर वो जाता है FES के पास। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं तो जाते हैं यूबिक्विनोन के पास। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र होके जाते हैं साइटोक्रोम बी, देन C1, देन C, देन A, देन A3, साइटोक्रोम्स के थ्रू पास होते हैं। और फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है? फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इटसेल्फ क्या हो जाता है? रिड्यूस, और क्या बना देता है? वाटर मॉलिक्यूल। So according to chemoosmotic theory के through the sequential transfer of electrons through electron carriers is accompanied by expulsion of hydrogen ion from mitochondrial matrix to the inner membrane space। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी ये प्रोटॉन जो है, किसी भी कॉम्प्लेक्स को अगर प्रोटॉन चाहिए तो वो कहाँ से ले रहा है? मैट्रिक्स से, और इवेंचुअली वो रिलीज कहाँ कर रहा है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो एट द एंड हो क्या रहा है कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे एक्सपेल हो रहे हैं, मैट्रिक्स से निकल के कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो अगर हम इसका ओवरऑल नटशेल देखें तो हो क्या रहा है? For every pair of 6 hydrogen ions are transported across the inner membrane, the net effect is the for every pair of electron, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितने प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में? 6। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इज अकम्पनीड बाय द प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्ड बाय 6 protons. The net effect is the formation of hydrogen gradient या proton gradient in the inner membrane space due to oxidation of NADH, और जो कि बाद में phosphorylate कर देता है ATP को। The coupling factor involved, जो हमने लास्ट में ATP सिंथेटेज का मॉलिक्यूल देखा था, वो कपलिंग फैक्टर बेसिकली क्या है? उसको F0 F1 ATP कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सो ये जो ETS था, इसका मेन रोल क्या था? हमें एनर्जी चाहिए थी, हमें एनर्जी निकालनी थी NADH और FADH से, उन्हें ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी रिलीज करनी थी। फॉर एवरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड थ्रू द चेन फ्रॉम NADH टू O2, 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे। फॉर एवरी FADH वी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू यूबिक्विनोन, 2 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड। FADH के टाइम में 2 पेयर मतलब कि 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे थे। इन टर्म्स ऑफ ATP सिंथेसिस की अगर हम बात करें, फॉर एवरी पेयर ऑफ प्रोटॉन कमिंग बैक थ्रू द कपलिंग फैक्टर 1 ATP सिंथेटाइज। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं, या फिर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक ATP जनरेट करता है। तो अगर यहाँ पे 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ATP फॉर्म हो रहे थे NADH मॉलिक्यूल से, और क्योंकि FADH2 के टाइम में 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन रिलीज हो रहे थे तो एक पेयर एक ATP, 2 पेयर मतलब 2 ATP। तो FADH मॉलिक्यूल से कितने ATP जनरेट होते हैं? 2 ATP। तो हर एक1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 1 FADH2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 ATP मॉलिक्यूल। So this was about electron transport system, but there is one more thing which you should remember. There are inhibitors. Inhibitors मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया की इस एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस के नाम है डाइनाइट्रोफिनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओलिगोमाइसिन। ऑल दीज कंपाउंड्स इनहिबिट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को रोकते हैं, मतलब ATP सिंथेसिस को रोकते हैं, बट देयर मोड्स एंड साइट्स आर डिफरेंट। लेकिन इनके जो तरीके हैं वो अलग अलग है। अगर हम डाइनाइट्रोफिनॉल की बात करें, डज नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनने देता बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ DNP द मेम्ब्रेन इज नॉट एनी मोर इम्पर्मिएबल टू प्रोटॉन। मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल नहीं है, तो अगर मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन इधर गया तो वो इजीली प्रोटॉन वापस भी आ जाएगा, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं। As a result, the proton which are transported outside the membrane during electron transfer immediately come back inside and no proton gradient is formed। तो अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म नहीं हुआ तो लास्ट में कोई ATP सिंथेसिस नहीं होगा। तो बेसिकली ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ब्रेक कर देता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को डायरेक्टली। इट इनहिबिट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट साइटोक्रोम A3। तो ये कॉम्प्लेक्स 3 पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स को इनहिबिट कर देता है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स 3 तक तो इलेक्ट्रॉन्स आए लेकिन उसके आगे वो नहीं जा पा रहे, तो वहीं पे वो प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो गया एंड एज अ रिजल्ट ATP सिंथेसिस इज ऑल्सो इनहिबिटेड। लास्ट इज ओलिगोमाइसिन।
ओलिगोमाइसिन भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ब्रेक करता है, इनहिबिट करता है इन अ डिफरेंट मोड. इट बाइंड डायरेक्टली टू द कपलिंग फैक्टर एंड देयरबाय प्रिवेंट्स द प्रोटॉन फ्रॉम कमिंग बैक थ्रू द कपलिंग फैक्टर. कपलिंग फैक्टर क्या है हमारा? एटीपी सिंथेटेज. जो हमने देखा था कि मेम्ब्रेन के अंदर एक इस टाइप का प्रोटीन था जिसके थ्रू प्रोटॉन पास कर रहे थे. ये क्या करेगा? ओलिगोमाइसिन इसके साथ बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने की वजह से ये प्रोटॉन को ट्रांसफ़र ही नहीं होने देगा. It binds directly to the coupling factor and thereby prevents the proton from coming back through the coupling factor. As a result, again ATP synthesis is inhibited. क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब इस ATP सिंथेसिस के थ्रू प्रोटॉन पास कर रहा है तो एनर्जी लिबरेट हो रही है जिसकी वजह से ATP फॉर्मेशन हो रही है. लेकिन अगर ये इस प्रोटॉन को पास ही नहीं होने देगा तो एनर्जी लिबरेट नहीं होगी. अगेन प्रोटॉन ग्रेडियंट का कोई यूज़ नहीं हुआ एनर्जी रिलीज़ करने में और हेंस ATP प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी. दैट इज वंस द प्रोटॉन ग्रेडियंट रिमेन्स हाई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट फर्दर प्रोटॉन बिकम्स हाई. सच इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन are known as energy transfer inhibitors. With this, we are done with the bioenergetics of carbohydrates. Carbohydrates का breakdown कैसे होता है. हाँ, हम alternate pathways पढ़ेंगे जिसमें हम P3 pathway पढ़ेंगे, but उसके बाद हम पढ़ेंगे proteins, lipids, इनका breakdown कैसे होता है. We have done glycolysis, fate of pyruvate, we have done TCA cycle and this was the last part after TCA cycle which is ETS and जिसके थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और ATP प्रोडक्शन होती है. आई होप आपको ये चैप्टर ये टॉपिक समझ में आया. फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ट्राई टू मेक द नोट्स. आप ज़रूरी नहीं है आप सारे पॉइंट्स याद करो बट आप प्रोसेस समझ के उसको अपने वे में इनलिस्ट कर सकते हो. बट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस और उसको स्टोरी फॉर्म में स्टेप वाइज याद कर लो कि पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है, फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर, फिर अगेन कॉम्प्लेक्स 2, फिर अगेन साइटोक्रोम C, फिर कॉम्प्लेक्स 3. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.